तो बच्चों, कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान लेसन नंबर 1 सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। इस लेसन के अंदर बच्चों हम लोगों ने वनस्पतियों का वर्गीकरण देखा। उसके बाद वनस्पतियों का भोजन ग्रहण के लिए वनस्पति में होने वाला अनुकूलन देखा और फिर प्राणियों के अनुकूलन पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। ये तीनों भी वीडियोस हमारे इसी चैनल पर आप लोगों ने देखे हैं। बच्चों, अनुकूलन की जब हम बात करते हैं तो अनुकूलन ये कोई तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। हजारों वर्ष पूर्व के प्राणियों और वर्तमान समय के प्राणियों के शरीर में दिखाई देने वाला ये जो अंतर है, ये जो परिवर्तन है, ये परिस्थिति के अनुसार हुआ है ना। परिस्थिति अनुसार होने वाला ये जो परिवर्तन है, इसे ही अनुकूलन कहते हैं। इस विविधता का रक्षण करना यही हमारा कर्तव्य है। बच्चों, जब हम अनुकूलन की बात करते हैं, ये जो भी अनुकूलन होता है, जब भी परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने जानकारी दी थी, उन वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का उत्क्रांति का जो सिद्धांत है, ये विश्व प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये पूरे विश्व में काफ़ी फेमस है। अब इस सिद्धांत को डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो चार्ल्स डार्विन ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन की उत्क्रांति के बारे में, मतलब सजीवों की उत्क्रांति के बारे में कुछ सिद्धांत बताए थे कि किस प्रकार से कोई सजीव अनुकूलन के अनुसार वह आगे जीवित रह सकता है। उन्होंने इस बारे में 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। उनका वो दोनों भी सिद्धांतों के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चार्ल्स डार्विन इस जीव वैज्ञानिक ने अनेक प्रकार के प्राणियों और वनस्पतियों का अध्ययन करके यह सुझाव दिया कि पर्यावरण में जो सजीव जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं, उनके जीवन की संभावना सर्वाधिक होती है ना। इसे ही जो सक्षम रहेगा वही जीवित बचेगा का सिद्धांत कहते हैं। और यही चार्ल्स डार्विन का पहला सिद्धांत था। चार्ल्स डार्विन का पहला सिद्धांत क्या था कि जो सक्षम है, कि जो जीने के लायक है, मतलब जो सजीव अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर में अनुकूलन कर सकते हैं, किसी परिस्थिति को बेस्ट अडेप्ट कर सकते हैं, तो वही जीवित रह सकते हैं। तो यही उनका डार्विन का पहला सिद्धांत था। क्या सिद्धांत है? सक्षम रहेगा वही जीवित बचेगा। इसे इंग्लिश में यदि कहा जाए तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब ओनली दोज एनिमल्स दोज that means only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to the changing environment. इसी प्रकार उन्होंने एक दूसरा सिद्धांत भी बताया था। अगर कोई सजीव उसे फायदेमंद साबित होने वाली विशेषता लेकर जन्म लेता है और टिक पाता है, तो उसकी अगली पीढ़ी भी उसके समान बनती है। इसे ही चार्ल्स डार्विन का दूसरा सिद्धांत, जिसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन का जो सेकेंड सिद्धांत है वो किस बेस पर है? नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कोई सजीव अगर अपने फायदेमंद होने वाली विशेषता के साथ जन्म लेता है तो वो भी उस परिस्थिति में टिक पाता है। तो ये उनका दूसरा सिद्धांत था। तो इस प्रकार चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्ध किया था कि किस प्रकार कोई सजीव अपने परिसर के अनुसार या अपने इन्वायरमेंट के अनुसार आगे जीवित रह सकता है या आगे सर्वाइव कर सकता है। बच्चों, इसी आधार पर सजीवों का वर्गीकरण भी अब हम देखेंगे। हमारे आसपास हजारों लाखों प्रकार के सजीव हम लोग देखते हैं। कई सारे सजीव दुनिया में पाए जाते हैं। इन सभी सजीवों में कुछ ना कुछ विविधताएं मिलती है। यदि हम नाम सोचें तो कई प्रकार के तो जीव जंतु ही हमारे आसपास है। इन सभी के नाम याद रखना, इन सभी को गुणधर्मों को समझना, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना काफ़ी कठिन है। आज तक अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग गुणधर्मों के आधार पर वनस्पति और प्राणियों का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। किसी ने उम्र के हिसाब से किया है, तो किसी ने उनके कोशिकाओं के हिसाब से किया है, तो किसी ने उनके रंगों के हिसाब से किया है, किसी ने ऊंचाई के हिसाब से किया है, किसी ने उनके जीवन क्रम के अनुसार किया है। तो इन सभी अलग अलग प्रकार के गुणधर्मों के अनुसार वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। लेकिन बच्चों, इन कई प्रकार के गुणधर्म अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण के बाद भी सभी प्रकार के प्राणियों का इसमें समावेशन करना काफ़ी कठिन था। तो इसलिए अब जो नए प्रकार का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसे कहा जाता है वर्गीकरण का पदानुक्रम, हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो इसमें कुछ पदानुक्रम बनाए हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे परिवार बनाए हुए हैं जिसकी शुरुआत सृष्टि मतलब किंगडम से होती है। तो किंगडम के बाद में उसका संघ, वो किस संघ से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, किस क्लास से आते हैं, क्रम, परिवार,
वंश और जाति, इस प्रकार अलग अलग पद के अनुसार, अलग अलग पदानुक्रम के अनुसार उनका अभ्यास किया जाता है और फिर उस किसी वैज्ञानिक पद्धति से इसका नामांकन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वर्गीकरण है, इसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहा जाता है, जैसे हिराची ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे आप लोगों को यहाँ पर बच्चों एक चार्ट दिख रहा है, इसमें बताया हुआ पहले सृष्टि मतलब किंगडम, मतलब कोई भी सजीव किस किंगडम से आते हैं। एक किंगडम में कई लाख सजीव हो सकते हैं। संघ, वो किस फैलम में आते हैं। अलग अलग प्रकार के फैलम उस किंगडम में पाए जाते हैं। उस फैलम के कई सारे क्लास होते हैं, मतलब कई सारे वर्ग होते हैं। हर एक क्लास में कई सारे ऑर्डर होते हैं, मतलब क्रम होते हैं। हर ऑर्डर में बहुत सी फैमिलियाँ आती है। इन सभी फैमिलियों में अलग अलग जीन्स होते हैं और इन सभी जीन्स में अलग अलग टाइप के स्पीशीज होते हैं। तो ये सभी को मिलाकर बनता है पदानुक्रम। इसे ही कहा जाता है वर्गीकरण का पदानुक्रम, हिराची ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके आधार पर आप सभी सजीवों का वैज्ञानिक दृष्टि से क्लासिफिकेशन संभव हुआ है। इसमें हम लोग सभी प्रकार के जीव जंतुओं का समावेश कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। अब बच्चों मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि कल्पना करो आप लोगों की स्कूल में जब कोई एक बच्चा होता है, जैसे एक बच्चे का नाम है कबीर या किरण, तो ऐसे नाम के कुछ बच्चे हैं। अब किसी एक क्लास के किसी एक कबीर को बताने के लिए हम लोगों को क्या क्या बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस कबीर का पूरा नाम बताना पड़ेगा, वो किस कक्षा में है। ये जब हम सब जानकारी देंगे तभी हम प्रॉपर कबीर कौन सा है। यदि हम सिर्फ इतना कह जाए कि कबीर को बुला लो, तो कौन सी क्लास में, किसी पूरे स्कूल में 4 कबीर हो सकते हैं, 6 कबीर हो सकते हैं, तो किसको बुलाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को उसके बारे में जब पूरी जानकारी, जब हम उसका पूरा नाम लेंगे तब उसके बारे में पूरी जानकारी हमको प्राप्त होगी। कबीर का हम लोगों को पूरा नाम बताना पड़ेगा, उसके पिताजी का नाम, उसका सरनेम, है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों किसी प्राणी को बताने के लिए उसका वैज्ञानिक नाम होना भी जरूरी है, क्योंकि हर प्राणी को हर जगह पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हम शेर भी बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फिर उसे लॉयन भी बोला जाता है ना। मराठी में उसके लिए कुछ और वर्ड होगा। अलग अलग भाषा में किसी एक ही प्राणी के अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो इन सभी प्राणियों के वैज्ञानिक नाम होने भी जरूरी थे। तो इसीलिए ये जो हिराची ऑफ क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण का जो पदानुक्रम है, इसमें जो लास्ट के 2 पद है, मतलब जिसमें वंश और जाति, जीन्स और स्पीशीज, इनको मिलाकर उसका एक वैज्ञानिक नाम तैयार किया जाता है। प्रत्येक सजीव को पहचानने के लिए इस द्विनाम पद्धति का बायनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक सजीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इस नाम के 2 संज्ञाएं होती है। पहली संज्ञा वंश या जीन्स दर्शाती है, तो दूसरी संज्ञा उसकी जाति या स्पीशीज। अंतरराष्ट्रीय नामांकन संहिता के नियमानुसार सभी सजीवों को द्विनाम पद्धति से वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर के गाइडलाइन के अनुसार हर सजीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, जो उसके जीन्स और उसके स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही जाति के सभी सजीवों में कभी कभी इतनी समानता होती है कि उनके रंग, ऊंचाई, पूंछ की लंबाई जैसे कुछ भेद होते हुए भी संकरण होता है और प्रजनन और वंश वृद्धि हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए विश्व की सभी बिल्लियों एक ही जाति में आती है। तो कुछ ऐसे भी प्राणी हैं कि जो जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ता आदि, या वनस्पतियों में आम, मक्का और गेहूं, ये एक ही प्रजाति में आते हैं। तो इन्हें समझने के लिए इनके जो जीन्स और स्पीशीज है, इनके नामों को समझना जरूरी है। क्योंकि जब हम इनके जीन्स और उनके नाम या उनके जीन्स और उनके स्पीशीज को जब हम जानेंगे तो हम लोग उनको प्रॉपरली क्लासीफाई कर सकेंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक ही फैमिली में आए हुए कुछ नाम का उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के सजीव, कुत्ता, गाय, गुड़हल और ज्वार, ज्वार एक वनस्पति है, तो ये ऐसे सजीवों के नाम दिए हुए और उनके उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिक नाम दिए हुए। जैसे कुत्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, कैनिस कैनिस फैमिलैरिस, वैसे गाय को बोस टाउरस, वैसे गुड़हल को हेबिस्कस रोजा साइनेसिस, ज्वार को सॉरगम वेलगेर। वैसे ही बच्चों इंसान को या मानव को क्या कहा जाता है, होमो सेपियन। ऐसे ही सभी प्राणियों के या सभी सजीवों के अलग अलग वैज्ञानिक नाम के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है।